नमस्कार। साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। तो जो हमने आदिकालीन साहित्य का अध्ययन किया उसी के आधार पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो आइए प्रश्नों को हम आगे अध्ययन करते हैं। आज का जो हमारा 48 प्रश्न इससे संबंधित मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो इस 49वां प्रश्न हमारे सामने है। आदिकाल की सीमा अवधि क्या है। हाँ देखिए, इस प्रश्न को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में जो हमारा एक 35वां प्रश्न था कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है, तो वहाँ पर उत्तर था छठे अध्याय 8वें 10वें और 12वें। तो मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि इस ग्रंथ में 11 ही अध्याय हैं। तो यहाँ पर आपको 11वें अध्याय इसका आंसर करना होगा, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो 12वें की जगह आपको 11वां अध्याय याद करना है। 49वां प्रश्न देखिए, आदिकाल की सीमा अवधि क्या है। तो आदिकाल की सीमा अवधि इनमें से है, जो डी ऑप्शन है 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, ये आदिकाल की सीमा अवधि है, समय सीमा है। 50वां प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है। जो आदिकाल के विभिन्न नाम अलग दिए गए हैं, तो आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है। ए आंसर हमारा सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदिकाल को अपभ्रंश काल कहते हैं। उसके बाद 51वां जो प्रश्न है, आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा है। आदिकाल को बीजोपन काल, तो इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है। भी पूरा जो आदिकालीन साहित्य, अगर उसका एक मुख्य रस की हम बात करें तो वो कौन सा रस है, तो वो हमारा रस है वीर रस। प्रमुख रस कौन सा है, वीर रस है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है। भी आदिकाल का जो तीसरा प्रकरण उन्होंने लिखा है उसमें क्या है, भक्ति काव्य है, रीति काव्य है, वीरगाथा काव्य है या आधुनिक काव्य। तो इनमें से जो सही जवाब है वो आपका सी रहेगा, वीरगाथा काव्य। इसका विवेचन आदिकाल के तीसरे प्रकरण में किया गया है। 54वां जो हमारा प्रश्न है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति साहित्य से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई है। उनका ऐसा मानना क्यों है, इन 4 बिंदुओं में से हमें छांटना है। तो चारों न पढ़कर मैं आपको इसका सही जवाब बताती हूँ। डी इसका सही जवाब रहेगा। उनका ये मानना है कि अपभ्रंशाभास हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए वो ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति साहित्य से हुआ। अगला हमारा जो अंतिम प्रश्न इसमें रह गया, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद है। हिंदी का सबसे पुराना छंद कौन सा है, तो इसका सही जवाब है दोहा छंद। हिंदी का सबसे पुराना छंद कौन सा है, दोहा छंद है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा स्लाइड, थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ जी, अगला प्रश्न आपके सामने है। 56वां प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दिए हुए हैं, तो आदिकाल के संबंध में कौन सा कथन इसमें शुद्ध है कि आदिकालीन साहित्य शुद्ध अपभ्रंश में है, आदिकालीन साहित्य शुद्ध हिंदी में है, या आदिकालीन साहित्य अपभ्रंशाभास हिंदी में है, आदिकालीन साहित्य शुद्ध प्राकृत में है। तो इसका सी जो है वो सही जवाब है कि आदिकालीन साहित्य अपभ्रंशाभास हिंदी में है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं से 8वीं शताब्दी किसने माना है। तो इनमें से जो ये है 7वीं से 8वीं शताब्दी किसने माना है अपभ्रंश का, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं
वो मानते हैं 7वीं से 8वीं शताब्दी। उसके पश्चात अगला जो प्रश्न है वो है, आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना? आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना? तो वो यहाँ पर 12 ग्रंथों को प्रमाणिक मानते हैं। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है उनमें से किन ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? कि उसमें से मूल रूप कौन सा वो ग्रंथ था? वो है परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो। ये 2 ग्रंथ लिखे हुए हैं, इन दोनों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है। आगे देखिए अगला प्रश्न जो है ये यहाँ पर, आदिकालीन कृतियाँ जो नोटिस मात्र हैं, आदिकालीन वो रचनाएं जो नोटिस मात्र हैं केवल, कीर्तिलता या पदावली, कीर्तिलता या पदावली, जयमयंक जसचंद्रिका या कीर्ति पताका, कीर्तिलता या खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो या परमाल रासो, इनमें से आपने वो कृतियाँ छांटनी हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है जयमयंक जसचंद्रिका और कीर्ति पताका। ये केवल नोटिस मात्र ही हैं, आदिकाल की रचनाएं जो नोटिस मात्र हैं। 61वां जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को कहा है, क्या कहा है द्वितीय प्रकरण को? 61वां प्रश्न आपके सामने है। तो उन्होंने इसको कहा है अपभ्रंश काव्य। जो दूसरा प्रकरण है उसको क्या कहा है उन्होंने? अपभ्रंश काव्य। और तृतीय प्रकरण में किसका वर्णन था? वीर गाथा काव्य का, जो हमने अभी पीछे पढ़ा। उसके बाद देखिए 62वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की? हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण की प्रवृत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उनका जो नामकरण है वो दोहरा है, जैसे वो उसको वीरगाथा काल कहते हैं, है ना, तो उसी प्रकार हर एक काल का उन्होंने दोहरा नामकरण किया है। तो रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर है। आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है, इनमें से जो नीचे लिखी गई है इनमें से कौन सी आदिकाल की विशेषता नहीं है? प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना, धार्मिक साहित्य की रचना, प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग और वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। तो हम देखते हैं कि प्रबंध और मुक्तक काव्य भी लिखे गए हैं, धार्मिक साहित्य भी लिखा गया है, वीर और श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है। तो इसका जो सी पॉइंट वो सही है, यानी ये प्रवृत्ति आदिकाल की नहीं है। तो 63% हमारे यहाँ हो गई हैं। आगे देखिए, एक बार थोड़ा सा मैं स्लाइड को बड़ा कर लेती हूँ, 3 प्रश्न हमारे दिख जाएं। तो इसमें है अगला प्रश्न, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? आदिकाल का जो काव्य है उसमें क्या भक्ति वाली प्रवृत्ति नहीं है, या श्रृंगार नहीं है, या प्रकृति चित्रण नहीं है, या राष्ट्रीय चेतना? तो भक्ति भी है, प्रकृति भी है, श्रृंगार भी है। तो इसका आंसर है डी, राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? अब हम देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा। रामकुमार वर्मा ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, बच्चन सिंह ने, नगेंद्र ने। तो इसका सही जवाब है ए, डॉक्टर नगेंद्र, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका संपादन किया है, इसीलिए ये इस ग्रंथ के लेखक नहीं है, ये केवल एडिटर है, संपादन इन्होंने किया है, लिखा नहीं है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से, या पाली से? तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। तो सी इसका सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि हैं कौन थे? वो हैं स्वयंभू।
स्वयंभू इसका आंसर है। आचार्य शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार कर लिया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, सिद्ध साहित्य या फिर नाथ साहित्य, जैन साहित्य या फिर ये सभी। भी रामचंद्र शुक्ल ने इन साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल में शामिल नहीं किया, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्धों को भी, नाथों को भी, जैन के साहित्यों को भी, सभी को शामिल कर लिया। तो इसका सही जवाब आएगा डी, यानी ये सभी। अगला जो प्रश्न है, सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है। सिद्ध साहित्य से क्या तात्पर्य है? कि तंत्र मंत्रादि द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाला साहित्य, या सिद्धि प्राप्त कर चुके कवियों का साहित्य, या सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य, या वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य होना चाहिए यहाँ पर, रचित साहित्य। तो इसमें से सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है जो डी ऑप्शन है ये सही है, वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों के द्वारा रचित साहित्य ही सिद्ध साहित्य है। उसके बाद आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है, आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। 17वां प्रश्न है हमारा, आदिकालीन काव्य धारा में हमें सिद्ध साहित्य भी मिलता है, जैन साहित्य भी, नाथ साहित्य भी, लेकिन सिख साहित्य नहीं मिलता। तो आपका जवाब इस प्रश्न का रहेगा सिख साहित्य, सी आंसर, यानी सिख साहित्य आदिकाल में उपलब्ध नहीं है। 71वां प्रश्न है, संध्या भाषा का क्या अर्थ है? ये तो मैं आंसर बता रही हूँ आपको। पहला आंसर इसका सही है, अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा संध्या भाषा है, सिद्धों की भाषा है। 72वां प्रश्न देखिए, सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 72वां प्रश्न है हमारा, सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पर आपको केवल 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर है इन दोनों ऑप्शन में ही है। यहाँ पर बी सही उत्तर है, क्योंकि सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है, इसने ये लिखा हुआ है। हमने असत्य कथन छांटना है और असत्य यही है, क्योंकि सिद्धों की भाषा संध्या भाषा है, जो 71वें प्रश्न में शब्द आया हुआ है। सिद्धों की कौन सी भाषा है? संध्या भाषा है, पिंगल नहीं है। इसीलिए हमारा बी जो बिंदु है वो कथन असत्य है। आगे देखिए अगली स्लाइड में 73वां प्रश्न हमारा है, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84, और उनमें से जो सबसे पहला सिद्ध है वो है सरहपा या सरहपाद, एक ही नाम है ये, सरहपा या सरहपाद। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहपा को ही माना है। इसका भी सही जवाब ए है, सरहपा। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? तो अधिकांश, हालांकि विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्वान हैं वो हिंदी का पहला कवि सरहपा को ही मानते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 76वां प्रश्न है हमारा, शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया भरतेश्वर बाहुबलीरास को हिंदी की पहली रचना किसने माना है? भरतेश्वर बाहुबलीरास को हिंदी की पहली रचना किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र कहते हैं भरतेश्वर बाहुबलीरास हिंदी की पहली रचना है। हिंदी की पहली रचना जो श्रावकाचार मानी गई है उसके रचयिता कौन है? देवसेन। कौन है उसके रचयिता? देवसेन। तो डी आंसर सही है। पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? तो हमारा इसका आंसर है शिव सिंह सेंगर। ए आंसर सही है। शिव सिंह सेंगर पुष्य कहो या पुंड कहो उसे हिंदी का पहला कवि मानते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न, यहाँ
79वां प्रश्न हमारा है, देवसेन का एक अन्य ग्रंथ। देखिए देवसेन का एक ग्रंथ जिसको पहली रचना मानी गई है श्रावकाचार। तो यहाँ पर पूछा है कि देवसेन का एक और ग्रंथ, उसका नाम चर्यापद है, नहीं है। दोहा कोश भी नहीं है। दब्ब सहाव पयास, तो ये जो ग्रंथ है ये देवसेन का ही लिखा हुआ है, तो बी आंसर आपका यहाँ पर सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है, चर्यापद के रचयिता कौन है? चर्यापद किसने लिखे? तो ये आंसर हमारा आएगा शबरपा। सी आंसर आपका ठीक है। शबरपा कवि द्वारा, सिद्ध द्वारा चर्यापद लिखे गए हैं। 81वां प्रश्न हमारा है, अवधूत मत किसे कहते हैं? अवधूत मत, तो ना जैन कवियों को, ना सगुण को, ना सिद्धों को, अवधूत मत नाथ संप्रदाय को कहा जाता है। तो डी आपका आंसर इसमें सही रहेगा। अगला प्रश्न है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये सिद्धांत किसका है? तो ये सिद्धांत हमारा दिया गया है गोरखनाथ का। 82वां प्रश्न है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये सिद्धांत गोरखनाथ के द्वारा दिया गया है। तो आज की स्लाइड में इतने ही प्रश्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अन्य प्रश्नों के लिए मेरे साथ बने रहें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।